नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विगत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं स्थापना और तर्क के। आज सुबह ही टेस्ट सीरीज हो चुका है। जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज 25 आज कर ली है, उसका आंसर भी लोगों को भेजा जा चुका है। तो थोड़ा समय मिल गया। कई लोगों का कहना भी था कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर में जो कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क वाले जो प्रश्न आते हैं उन्हें करा दीजिए, समझ में नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिया है, आप भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। स्थापना में दिया गया, तर्क दिया गया, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। अब इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ये और आर दोनों सही हैं, ये और आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। देखिए, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, उनके बारे में आप जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। देखिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार भी हो जाएंगी। बाय द वे, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है और कथन में दिया गया है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किसका कथन है? सिर्फ इतना ही दे दिया गया, तो कम से कम ये चीज़ तो आपकी तैयार हो गई कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो शुक्ल जी के अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य है क्या? नाद सौंदर्य का तात्पर्य क्या है? तो नाद सौंदर्य का तात्पर्य होता है काव्य के संपूर्ण अलंकरण से होता है। काव्य में रस, अलंकार, छंद आदि से कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये और आर आपका दोनों सही है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। देखिए, इन प्रश्नों को तो बहुत आराम से आप ऐसे ही कर सकते हैं। भाषा समाज की एक संपत्ति होती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि किसी भी भाषा का विकास समाज के द्वारा ही होता है। जिस भाषा का जितना परिमार्जित प्रारूप समाज द्वारा प्रचलन और प्रयोग में लाया जाता है, उस भाषा का उतना ही विकास होता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न बनाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो आपका यहाँ पर भी आपके दोनों सही हैं। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। देखिए, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इसको आप रट कर नहीं कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप रट कर नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न देखें। आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा ही है। हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, दूसरा गलत है, यानी तर्क आपका गलत है। पहले ही आप देखिए कि आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, सही है। अगर ये सही है तो उसी के आलोक में हम देखते हैं जो तर्क दिया गया है वो गलत है। क्योंकि आप जानते ही हैं, हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित हैं। हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं की बात करें, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आत्मकथा हो, जीवनी, संस्मरण, कोई भी विधा हो, इनका विकास पश्चिमी साहित्य से हुआ है, अंग्रेजी साहित्य से हुआ है। इनका प्रभाव इस पर जरूर है। तो इसलिए आपका सी होगा, ए सही है, आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। बिल्कुल, जो नई कविता है उसमें छायावाद का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया है और यह पश्चिमी दर्शन यानी अस्तित्ववाद व यथार्थवाद पर आधारित है। कौन? नई कविता। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, नई कविता किस पर आधारित है? तो नई कविता में पुरानी परंपराओं को तोड़ा गया है और यह नई कविता पश्चिमी दर्शन, अस्तित्ववाद और यथार्थवाद पर आधारित है। नई कविता तर्क में दिया गया कि नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी
कि जो नई कविता है ये पुरानी परंपराओं को इसमें तोड़ा गया है और पश्चिमी दर्शन अस्तित्ववाद व यथार्थवाद पर आधारित है। जाहिर सी बात है नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव से जन्मी है। आपका पहला विकल्प सही है, ए और आर दोनों सही है आपका, क्योंकि नई कविता का उत्थान पूर्व रूपेण पश्चिमी साहित्य द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से समझने की ज़रूरत है आपको, और जब समझ कर इसको करेंगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, क्या ऐसा है संभव? दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति क्या कोई दलित रचनाकार ही कर सकता है, अन्य रचनाकार नहीं कर सकता है? आप खुद सोचिए, केवल प्रश्नों को देखिए और समझने की कोशिश करिए। आप दलित नहीं हैं, फिर भी क्या आप दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति की रचना आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका गलत है, यहाँ पर स्थापना पूर्णतः गलत है। अब आ जाइए तर्क पर। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलित को ही होता है, क्या ऐसा है संभव? नहीं। देखिए, बस इन प्रश्नों में जल्दबाजी नहीं करना है, आपको समझना है, और अगर आपने अच्छे से इनको समझ लिया तो फिर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, गलत होने की संभावना बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पर आपके दोनों गलत हैं, बी विकल्प होगा, ये और आर दोनों गलत हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। देखिए, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त जो मनुष्य है वो गांधी का हरिजन ही हो। तर्क दिया गया क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। हाँ, अब यहाँ पर दलित साहित्य में वो हरिजन ही हो, जो दलित साहित्य में जो दर्शाया गया, दलित चिंतन में दर्शाया गया है, वो गांधी के अनुसार हरिजन ही हो। गांधी का हरिजन क्या है? हरिजन यानी हरि के लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दलित ही हो। हरिजन, गांधी का हरिजन ही हो। यहाँ पर गांधी का हरिजन ही हो, अर्थात गांधी का हरिजन मतलब हरिजन ईश्वर के लोग। जैसा आज हरिजन कह रहे हैं वो हरिजन नहीं, गांधी के हरिजन की बात हो रही है। इसका मतलब कि आपका स्थापना सही है और तर्क भी सही है। तर्क इसलिए सही है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो यहाँ पर ये और आर दोनों सही है। हो गया आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की। तो यह बी विकल्प होगा, ये और आर दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की होती है। बिल्कुल सही है। जैसे विश्व में विश्व की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, ठीक उसी तरीके से नाटक की आत्मा क्या है? रस है। तो स्थापना आपका बिल्कुल सही है। सिर्फ मैंने कहा आपको समझने की ज़रूरत है। क्यों कहा गया? तर्क दिया गया क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियाँ में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। बिल्कुल, अगर उसमें रस नहीं होगा, रसास्वादन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी आत्मा नहीं कहलाएगी। तो आपका यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न में आपने देखा आपके दोनों विकल्प, दोनों कथन और तर्क सही हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग में आप कोई भी विधा की रचना उठा लीजिए और उसमें देखेंगे कि अगर वो मध्यकालीनता से उठाया गया, मध्यकाल से उठाया गया है, लेकिन
जब भी उसमें बात होगी तो उसको आधुनिकता के साथ जोड़कर बात की गई है। तो भारतेंदु युग की जो भी रचनाएं या भारतेंदु युग की जो भी प्रवृत्तियां हैं वो मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तो इस तरीके से आपका स्थापना सही है। अब तर्क क्या दिया गया? तर्क दिया गया है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल सही है। कहीं की भी साहित्य उठा लीजिए आप, साहित्य क्या है? मनुष्य की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जैसा समाज होगा वैसी ही साहित्य होगी। तो अगर भारतेंदु युग का समाज संक्रमण काल से दौड़ रहा था, कौन सा संक्रमण काल? तो मध्यकालीनता और आधुनिकता के काल के बीच का समय था। तो जाहिर सी बात है उस युग की जो भी रचनाएं होंगी, रचनाओं में जो प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी वो भी वैसी ही होंगी जैसा कि समाज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखें तो आपका स्थापना और तर्क दोनों सही है, तो आपका बी विकल्प सही होगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। आधुनिकता। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और भावनाओं को जन्म देता है। बिल्कुल सही है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया जिसका कोई अंत नहीं है, लगातार आगे की ओर बढ़ती जाती है। और जब कोई भी समाज होगा, कोई भी समय होगा, जब वो आगे बढ़ेगा तो नए नए खोज, नए नए सिद्धांतों को जन्म देगा। तो यहाँ पर भी हमारा बी विकल्प होगा। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप पहले क्या करते थे। अगर आप प्राइमरी में पढ़े होंगे तो पहले पट्टी पर लिखा जाता था, खड़िया मिट्टी से, पट्टी पर खड़िया मिट्टी से आप लिखते थे। फिर धीरे धीरे आपने देखा आधुनिकता होती गई, आगे बढ़ता गया, फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया गया। जो टीचर लिखते हैं वो किस पे लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किए। फिर इसके बाद में वाइट बोर्ड आया, मार्कर से लिखना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से नए नए सिद्धांतों को, नए नए संभावनाओं को आधुनिकता जन्म देती है और आधुनिकता एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि आपका ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न, काव्य का सर्वस्व अलंकार है, क्या ऐसा सही है? काव्य का सर्वस्व अलंकार है, यह गलत है। क्यों गलत है? मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता दूँ, थोड़ा विस्तृत चर्चा यहाँ करेंगे। आचार्य वामन ने कहा है कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। तो जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं उसी प्रकार अलंकार भी सुंदर वर्णों से बनते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि। तो साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकारोत इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का सर्वस्व अलंकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्थापना गलत है। अब आइए तर्क की बात कर लेते हैं। क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। अगर उसमें रस नहीं है, लय नहीं है, छंद नहीं है, तुक नहीं है, तो क्या उस कविता में केवल अलंकार के बल पर ही आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य निखरेगा? आप खुद सोचिए। मैंने इसीलिए कहा है कि इन प्रश्नों में आपको सोचना है थोड़ा सा, और ये आपका जितना ज्ञान होगा उसी पर आधारित है और उसी हिसाब से आप सोच भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका तर्क भी गलत है। भाई केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, क्या यह सही है? नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये और आर दोनों गलत हैं। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है।
तर्क दिया गया, वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है वह 100 नोचने कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि इस तरीके से अगर दिया गया है तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है, इनमें से कौन सा सही है, इसकी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आप खुद देखिए, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ये स्थापना 100% सही है, 100% सही है। अब बात करें तर्क की। तर्क में क्या दिया गया है, तर्क पर आप ध्यान दीजिए। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर 100 नोचते कुत्तों के बीभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती। क्या ये सही है? इस लाइन को आप पढ़ें, क्या ये सही है? क्योंकि बीभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं करता, बिल्कुल गलत है। चाहे जैसा दृश्य हो, चाहे बीभत्स का हो, चाहे सौंदर्य का हो, शास्त्रानुमोदित सब करता है, शास्त्र सबकी अनुमति देता है। तो यहाँ पर ए आपका सही है और आर आपका गलत है, यानी सही विकल्प आपका ए होगा, ए सही आर गलत। भाई, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती। उसका कारण है क्योंकि कविता का विस्तृत स्वरूप मन में परिलक्षित विचारों के कारण ही होता है। मन में कल्पना का संचार जितना अधिक होगा, कविता का रूप उतना ही हृदय को आकर्षित करने वाला होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। बिल्कुल सही कहा गया, स्थापना आपका बिल्कुल सही है। जबकि तर्क कहा गया कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। नहीं, बिंबवाद के समर्थकों का यह मानना नहीं था। आपका स्थापना सही है और तर्क गलत है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये आपके ज्ञान के ऊपर आधारित होगा। स्थापना के तर्क के संबंध में जो कहा गया, यह आपका गलत है। समर्थकों का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था। यानी आपका उत्तर होगा ए सही है, आर गलत है, स्थापना सही है, तर्क गलत है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। बिल्कुल सही कहा गया। 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण है वह भक्तिकालीन जो लोक जागरण है से भिन्न इस बात में है कि 19वीं सदी का लोक जागरण उपनिवेशवादी दौर की उपज है। बिल्कुल सही कहा गया। अब तर्क में कहा जा रहा है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं है। उन दोनों की ऐतिहासिक अंतर्वस्तु भिन्न है। भक्तिकालीन लोक जागरण और 19वीं शताब्दी का नव जागरण दोनों की ऐतिहासिक अंतर्वस्तु समान नहीं है। यहाँ पर डी आपका सही होगा, ए सही है, आर गलत है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है, क्या ऐसा सही है? कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है? होता है। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता है, क्योंकि कला में युग का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। तो कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता है, यहाँ पर दिया नहीं होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर स्थापना गलत होगा। स्थापना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है नहीं। नहीं शब्द अगर नहीं होता, कला का आस्वाद युग निरपेक्ष होता है तो सही होता, लेकिन दिया है नहीं होता है, इसलिए गलत होगा। अब अगर तर्क की बात करें तो इसमें दिया गया शाश्वता का युग
कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। यहाँ पर भी नहीं शब्द देकर और इसको गलत कर दिया गया, तो इसलिए आपके दोनों गलत होंगे, ये और आर दोनों गलत हैं। और सिर्फ दोनों में नहीं शब्द का मेंशन कर दिया गया, नहीं शब्द इसमें सम्मिलित कर दिया गया। अगर दोनों जगह से नहीं शब्द को हटा दिया जाए, दोनों जगह से इस नहीं शब्द को हटा दिया जाए, तो आपका स्थापना और तर्क दोनों सही होता है। अब आइए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, हम लोग यहाँ से बात करेंगे अब। और इसके बाद तर्क में क्या दिया गया, आप तर्क पर ध्यान दें। क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुँच सकता है। अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना, क्या मनुष्य की श्रेष्ठ साधना यहाँ पर ये सही है आपके लिए? स्थापना क्या सही है? तर्क के हिसाब से अगर तर्क को मिलाकर भी पढ़ा जाए, तर्क को मिलाकर भी पढ़ा जाए, तो आप देखिए क्या आपके सही हो सकते हैं? बिल्कुल सही हो सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भाई मनुष्य की साधना ही मनुष्य की साधना का प्रतिफल ही क्या है? संस्कृति है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साधना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को विरोधों से दूर कर अविरोधों सत्य की प्राप्ति करता है। साधनाओं के माध्यम से ही मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ पर उत्तर लगा हुआ है इसमें, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको समझाना है, इसलिए समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी उत्तर लगा हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ समझाना है, ये सही है आर गलत है, क्यों ये सही है और आर क्यों गलत है। थोड़ी सी यहाँ व्याख्या समझने की कोशिश करिए कि सहृदय श्रोता, दर्शक और पाठक में रस जिस रूप में उत्पन्न होता है वो उसी रूप में उसको स्वीकार करता है और अपना मत देता है। किसी भी विषय पर सहृदयों की राय एक या अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए वो रस का निर्णायक होता है, लेकिन वो रस का समीक्षक नहीं होता। हाँ, निर्णायक जरूर होता है, लेकिन रस का समीक्षक नहीं होता है। भाई समीक्षा करना क्या है? समीक्षा करना आलोचक का काम है, समीक्षक का नहीं, क्योंकि वही उसमें गुण और दोष देखता है। तो यहाँ पर क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है, नहीं, सहृदय रस का समीक्षक नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। अब आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लगा हुआ है निशान, ये सही है आर गलत है। क्यों ये सही है, क्यों आर गलत है? देखिए, अंतर्मुखी व्यक्ति स्वानुभव पर विशेष बल देता है। अंतर्मुखी व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में, जो यहाँ एकालाप शब्द की बात की गई है, एकालाप की बात की गई है। एकालाप मतलब ये होगा कि स्व अनुभव। अंतर्मुखी व्यक्ति स्व अनुभव पर विशेष बल देता है और अपने विचारों को सबके सामने रखता है, और यह विधि एकालाप की श्रेणी में आती है। एकालाप मात्र मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया कि एकालाप मनोरुग्णता का द्योतक है, तो ये मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है। तो इसलिए आपका ए सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर, जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का
कर्तव्य कर्म है। अब यहाँ पर आपका स्थापना सही है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। आर गलत है। क्यों सही है और क्यों आपका आर गलत है, यहाँ पर आप देखें। देखिए, साहित्य का समाज जीवन और समय से विशेष संबंध होता है। काल के परिवेश का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साहित्यकारों का क्या कर्तव्य है? तो साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वह जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर लेखन का काम करें। साहित्यिक इतिहासकार युग जीवन से इतर न होकर उससे संबद्ध होता है। यहाँ पर लिखा गया है तर्क इसलिए गलत है क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। बिल्कुल भी इतर नहीं होता है, बल्कि उससे संबद्ध होता है। अगर उससे संबद्ध नहीं होगा तो वो कैसे लेखन कार्य करेगा? और कहा गया है जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर साहित्यकार को लेखन कर्म करना है या करना चाहिए। तो इसलिए आपका ए सही है और आर आपका गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर जैसे विश्व में, देखिए अब ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत है। अब यहाँ पर आप देखें, इन दोनों प्रश्नों में कम से कम 10 वर्ष का अंतर है और प्रश्न रिपीट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन्हें आप जरूर करें। अब ऐसा ही प्रश्न 2019 में भी आया था, आपने देखा भी होगा, और ये शायद 2004 या 5 में आया है ये प्रश्न। तो देखते हैं यहाँ पर ए सही है और आर सही है, दोनों सही हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे विश्व में अभिव्यक्ति का मूल विश्वात्मा है, वैसे ही नाटक की अभिव्यक्ति का मूल रस है। प्रेक्षक अंततः नाटक के रस का अनुभव ही करता है। अभी मैंने आपको समझाया है एक प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है। देखें, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क दिया गया क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक है। देखिए, छायावादी कविता अपनी बात को सीधे न कहकर प्रतीक या अन्योक्ति के माध्यम से कहता है, इसीलिए इसे अध्यात्म के संदर्भ, रहस्यवादी प्रेम के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी कहा गया है। इसलिए आपका ये और आर दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप प्रश्नों को समझेंगे नहीं तो परीक्षा में भी अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखें, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जब आत्मा सांसारिक माया से मुक्त होता है, जब आत्मा सांसारिक माया से मुक्त होता है तो ज्ञान दशा की ओर अग्रसर हो जाता है। उसी तरह हृदय जब बंधनों से मुक्त होता है तो रस दशा को प्राप्त करता है और सहृदय कहलाता है। हृदय की इसी मुक्ति साधना साध्य के लिए जब मनुष्य की वाणी शब्द विधान का सहारा साधन के रूप में लेता है तो वह कविता कहलाती है। कविता मनुष्य की चेतना को आसक्त या सशक्त बनाती है। तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पर आपका स्थापना सही है। तर्क गलत इसलिए है क्योंकि कहा गया है कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती नहीं, कविता मनुष्य की चेतना को सशक्त बनाती है, न कि अनासक्त बनाती है। ये भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको कहीं लिख लें, अनासक्त नहीं बनाती है बल्कि सशक्त बनाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया। तो आपका ए सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। कैसे, क्या है ए सही आर गलत क्यों है? देखिए, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए।
देखिए, कोई भी सिद्धांत अपने समय के लिए तो उपयुक्त होता है, लेकिन वो हमेशा उपयुक्त नहीं रह सकता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अतः व्यवस्था भी परिवर्तनीय होनी चाहिए। यदि वो प्रासंगिक न रह गई हो तो सिद्धांत का पुनराख्यान तो होना ही चाहिए। हम समय की मांग को पूरा कर सकें और आगे बढ़ें, न कि इसलिए कि उनका महत्व कम करना है, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ना है। सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है, ऐसा नहीं है कि पुनराख्यान न होने पर महत्व बना रहता है। पुनराख्यान तो जरूरी है ही है, इसलिए आपका तर्क गलत होगा और स्थापना सही होगा। बी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। देखिए, काव्य का चरम लक्ष्य है कि कवि सर्वभूत यानी सबका आत्मभूत अपना अनुभव करके व्यक्त करे। साहित्यकार के लिए व्यक्ति सत्ता से ज़्यादा महत्व लोक सत्ता का होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका स्थापना सही है। तर्क गलत इसलिए है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ अपनी सत्ता को स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया, साहित्यकार के लिए व्यक्ति सत्ता से ज़्यादा महत्व लोक सत्ता का होता है। अगला प्रश्न, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। भाई, भक्ति तो निस्वार्थ होती है, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, उसमें लेन देन की तो कोई बात ही नहीं होती है, लेन देन का भाव ही नहीं होता है। जहाँ लेन देन का भाव होता है वहाँ तो स्वार्थ हो जाएगा। तो भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। बिल्कुल सही है। भाई, अगर लेन देन का भाव ही होगा, अगर लेन देन का भाव होगा तो यहाँ पर आप देखें, लेन देन का अगर भाव होगा तो स्वार्थ वहाँ पर हो गया, इसलिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही कहा गया है। तो आपका उत्तर होगा ये और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साहित्य का कार्य समाज का हित करना है। साहित्यो भावः या साहित्यः, जिसमें साहित्य की भावना निहित हो उसे साहित्य कहते हैं। और अगर साहित्य ऐसा है जो हमारे अंदर सुंदर विचार भाव या रुचि ना जगा सके तो वह साहित्य कहलाने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्थापना सही है, पूरी तरीके से स्थापना सही है। बात तर्क की कर लेते हैं, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। सुरुचि संपन्नता को प्रतिष्ठित करने का माध्यम साहित्य मात्र ही नहीं है, इसके अलावा और भी माध्यम हैं जिससे सुरुचि संपन्नता की जाती है। तो आपका तर्क गलत है और यहाँ पर स्थापना सही है। अगला प्रश्न देखें। रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है, तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। बिल्कुल सही है। कोई भी रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है। भावक या आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है, क्योंकि आलोचना को रचना का पुनर्सृजन माना जाता है और रचना में लेखक या कवि के जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो यहाँ पर आपका ये और आर दोनों सही है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। बिल्कुल सही है। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है बल्कि उसकी जड़ों तक पहुंचना है। बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ नहीं, बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी आप पढ़ें मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म नहीं हुआ है। तो आपका ए सही है और आर गलत है।
मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। बिल्कुल सही है। मिथक एक आस्था है या विश्वास है जो जनश्रुति या पौराणिक कथाओं के माध्यम से व्यक्त होता है। यह सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान होता है। मिथक के बिना इतिहास लेखन संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि मिथक के सहारे ही इतिहास लेखन किया जाए। बहुत साक्ष्यों के आधार पर भी इतिहास लेखन किया जाता है। कई पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी लेखन किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पौराणिक आख्यान हो या कोई मिथक हो उसी के आधार पर किया जाए। तो मिथक के बिना इतिहास लेखन बिल्कुल भी संभव है और तर्क में कह दिया गया असंभव है। मिथक में तमाम ऐसी बातें होती हैं जो तर्क या कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, जबकि इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर स्थापना आपका सही है और तर्क आपका जो दिया गया यह तर्क गलत है। अब इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। काव्य का उत्कर्ष। अब यहाँ पर दिया गया काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव, केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। क्या ऐसा सही है? गलत है। काव्य के उत्कर्ष में प्रेम भाव, करुण भाव, वीर भाव, क्रोध भाव इत्यादि होता है, ना कि केवल प्रेम भाव। भाई काव्य के उत्कर्ष में केवल प्रेम भाव ही थोड़े होता है, करुण भाव भी होता है, वीर भाव भी हो सकता है, क्रोध भाव भी हो सकता है। क्रोध में उग्र भाव एवं प्रचंड भावों की प्रबलता होती है। काव्य में इसके साथ करुण भाव के आ जाने से पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल सही कहा गया तर्क में, लेकिन कथन आपका गलत है, यानी स्थापना आपका गलत है और तर्क जो दिया गया वह तर्क आपका सही है। विकल्प आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखें। भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रखती है। उसने जन को मास में बदल दिया है। बिल्कुल सही कहा गया। भूमंडलीकरण अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के एकीकरण ने जन की पहले की धारणा को बदल दिया और इस एकीकरण ने लोगों को द्रव्यमान, उत्पादन या बाजार बना दिया है। इसमें वही लोग शामिल हैं जिसके पास खरीदने की शक्ति होती है और जो संचार साधनों का उपयोग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और आर आपका दोनों सही है। तो सही विकल्प आपका पहला होगा। ए और आर दोनों सही हैं। उत्तर लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न। श्रृंगार को रसराज माना जाता है। बिल्कुल सही है। श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया है। राजा सभी में प्रधान होता है, लेकिन जीवन में आदि से अंत तक केवल श्रृंगार की ही प्रधानता बनी रहे ऐसा संभव नहीं है। तर्क में कहा गया क्योंकि जीवन में के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्रित हैं। आप खुद बताइए, आप अपने ऊपर ही देखिए, क्या आपके जीवन में अभी से अंत तो अभी बहुत दूर है, लेकिन क्या बचपन से अभी तक आपके जीवन में बस श्रृंगार रस ही रहा, श्रृंगार ही श्रृंगार रहा? ऐसा तो नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या ऐसा है कि पूरा जीवन खुशहाल ही बीतता रहे, हमेशा श्रृंगार रस ही रहे उसके जीवन में, हमेशा श्रृंगार प्रेम भाव की ही बातें होती रहें और कुछ नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है। जीवन के आदि से अंत तक केवल श्रृंगार की भी प्रधानता नहीं होती है। सभी भावनाओं का विकास उसी से नहीं हुआ है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक समय समय पर करुण, शोक, वीर, भय आदि रसों का प्रवाह भी आपके अंदर होता रहता है। तो आपका ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। विकल्प देखें, डी होगा। ए सही है, आर गलत है। भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल सही कहा गया।
क्योंकि भारतीय युग से ही हिंदी साहित्य आधुनिक युग शुरू होता है, इसलिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार भारतेंद्र युग को कहा जाता है। तर्क दिया गया, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। नहीं, मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी नहीं है। भारतेंद्र युग में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, अभी इससे पहले के प्रश्न में आपने देखा भारतेंद्र युग और आधुनिक युग के बीच की कड़ी माना जाता है। जो मध्यकालीन परंपराएं हैं उनका पूर्ण विरोध नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए सही है और आर गलत है। प्रश्न अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। आप लोग नए होंगे तो ज़रूर बताना। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, खैर वो तो पहले से ही कर रहे हैं। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें आदृश्य सारे तत्व की अभिव्यक्ति होती है। सही है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, प्रतीक या बिंब अमूर्त का मूर्त रूप है। इसमें अदृश्य के सार को दृश्य रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जब हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही होती है और आगे मूर्तिकरण द्वारा उसका हमें ज्ञान हो जाता है तो उसी को कहा जाता है प्रतीक। तो यहाँ पर आपका दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। कहा गया है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। गलत है। मनोविश्लेषणवाद में मन का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष महत्व मन को देता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ नहीं होता। ये सही है आपका, आर गलत है। तो इस तरीके से आपने इतने प्रश्न देखे। 42 मिनट का ये लेक्चर हो चुका और समय भी वैसे आपके लिए कम ही है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो बाकी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसे ही प्रश्न हल करने की कोशिश आप लोग करिए। वैसे ये PDF हम अपने ऑनलाइन मेंबर्स को दे देंगे। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं वो ज़रूर हमसे कमेंट करके व्हाट्सएप पर ले लें। जिनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं हैं वो ये PDF ले सकते हैं। बाकी आप लोग मेहनत करिए। रात में 9:30 बजे लाइव क्लास के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। और आज के टेस्ट सीरीज़ में सरिता जी ने टॉप किया है और अभी उनका फ़ोटो भी लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने टॉप किया है। चलिए, बाकी हम लोग बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए।